नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज यहां पर मैं आपके लिए शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 30 लेकर आया हूं। देखिएगा, ये जो पेपर है ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में भी आपके शिक्षण विधियों के 70 टेस्ट और अभी आने बाकी है, क्योंकि 100 टेस्टों की यहाँ पर सीरीज चला रखी है। चाहे शिक्षण विधियों की हो, चाहे आपके साइकोलॉजी को हो, इसके भी 100 टेस्ट है। हिंदी की हो, हिंदी के भी आपके पूरे 100 टेस्ट है। राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 ही टेस्ट एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में से। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और लाभ अवश्य लीजिएगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को यहाँ पर हम व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। साथियों, आपके पहला प्रश्न है, पद्य शिक्षण में सम्मिलित नहीं है, कविता 2 हैं, निबंध और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, पद्य शिक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है। एक होता है आपके गद्य शिक्षण और एक होता है आपके पद्य शिक्षण। दोनों साथियों अलग अलग है। गद्य शिक्षण में आपके जैसे नाटक है, आपके एकांकी है, आपके कहानी है, आपके निबंध है, ये सारी चीज़ें गद्य शिक्षण में आ जाती है। और जो कविता हैं, दोहे हैं, ये चीज़ें किस में आती है? पद्य शिक्षण में, जिसको सुर लय ताल यति गति के साथ गाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें पद्य शिक्षण में आती है। तो साथियों, यहाँ कविता और दोहे दोनों ही किसके उदाहरण हैं? फिर पद्य शिक्षण के उदाहरण हैं। और जो निबंध है ये किसका उदाहरण है? गद्य शिक्षण का उदाहरण है। अतः यहाँ पर फिर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर जो 3 है पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो आपके दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षण की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, शिक्षक के अनुरूप होनी चाहिए और सरकार के अनुरूप होनी चाहिए। तो जो पाठ्य पुस्तक विद्यालयों में होती है, क्या वो लेखक के अनुसार ही उसका निर्माण किया जाता है? ऐसा तो नहीं होता है ना कि कक्षा 1 में यहाँ पर राजस्थान का इतिहास बच्चों को पढ़ाने का दे दिया जाए, या कक्षा 12 में बच्चों को 10 तक पहाड़े सिखाया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है साथियों। मतलब जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो किस पर आधारित होती है? जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, उन पर पाठ्य पुस्तकें आधारित होती है, क्योंकि पढ़ना उन्हें है, सीखना उन्हें है, शिक्षा उन्हें लेनी है, विकास उनका करना है। तो उन्हीं के अनुरूप पाठ्य पुस्तक भी होनी चाहिए। अतः यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 2 में दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है साथियों, इस विधि का संबंध अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनियों से है। कौन सी विधि का? अक्षर बोध विधि का, देखो और कहो विधि का, स्वरोच्चार विधि का और अनुकरण विधि का। तो अक्षर तथा जो शब्द है उनकी जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियाँ जो निकलती है, उससे किसका संबंध है साथियों? अक्षर बोध विधि का है, देखो कहो, अनुकरण या स्वरोच्चार? तीसरे प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, जो स्वरों का उच्चारण होता है जिसको हम बोलते हैं स्वरोच्चार विधि, उससे इसका संबंध है। किसका? अक्षरों और शब्दों का। विकल्प आपके 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4, तुरई है। क्या है तुरई? एक दृश्य सामग्री है, एक श्रव्य सामग्री है साथियों। एक दृश्य श्रव्य सामग्री है या फिर इनमें से सभी? तो साथियों इनमें से सभी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो सामग्री है या तो सुनाई देता है या दिखाई देता है, या सुनाई और दिखाई देता है। इन तीनों में से एक चीज़ें होती है। तो जो तुरई होती है इसमें दिखाई नहीं देता है, ना ही इसमें दिखाई सुनाई देता है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सुनाई देता है। अर्थात तुरई कैसी सामग्री है? एक श्रव्य सामग्री है। आपके दूसरा विकल्प चौथे प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आपसे प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा। कालखंड योजना किस विधि का विभाजन है? व्याख्यान विधि का विभाजन है, समवाय विधि का विभाजन है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विभाजन है और व्यतिरेकी विधि का विभाजन है। तो जो कालखंड योजना होती है साथियों, व्याख्यान विधि में ऐसा नहीं होता है। ये व्याख्यान विधि का विभाजन नहीं है, ना ही ये समवाय विधि का विभाजन है। समवाय विधि में तो अनेक विधियों का मिश्रित रूप होता है।
व्यतिरेकी विधि में भी ऐसा नहीं किया जाता है साथियों। जो कालखंड योजना है ये किसमें बनाई जाती है? जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है इसमें कालखंड योजना बनाई जाती है और इसके जो जनक है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के वो है डेजी जॉन मोरविल। कौन है? डेजी जॉन मोरविल पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक है। एक छात्र केंद्रित विधि है साथियों ये, जिसमें छात्र सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रहकर चीज़ों को सीखते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और जो अध्यापक है वो पर्यवेक्षण का कार्य करता है, पर्यवेक्षण उन पर नज़र बनाए रखने का। तो ये है आपके पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। यहाँ आपके तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो आपके छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 6 है, आगमन विधि का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, साहित्य शिक्षण में किया जाता है, अभिकर्मित अनुदेशन में किया जाता है या पर्यवेक्षित अध्ययन में किया जाता है। तो देखो जो आगमन विधि है इसके बारे में बात की जा रही है साथियों। आगमन विधि अभिकर्मित अनुदेशन में प्रयोग नहीं लाई जाती है, क्योंकि अभिकर्मित अनुदेशन खुद एक विधि का नाम है। किसने दी थी अभिकर्मित अनुदेशन विधि? स्किनर के द्वारा दी गई थी। तो यह आपका आंसर नहीं है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में आगमन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही साहित्य शिक्षण में करते हैं, बल्कि जो व्याकरण शिक्षण है साथियों इसमें अधिकांशतः प्रयोग आगमन विधि का ही किया जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो आगमन विधि है ये व्याकरण शिक्षण के लिए ही है। तो विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7, वह विधि जिसमें नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है कौन सी विधि है साथियों? वो पाठ्यपुस्तक विधि, प्रायोजना विधि, सूत्र विधि और अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि नहीं है साथियों ये चौथा विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। आपके पास 3 चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन करने वाली है, एक तो प्रयोजना विधि, एक पाठ्यपुस्तक विधि और एक सूत्र विधि। तो जिसमें नियम से उदाहरण की ओर, मतलब बच्चों को पहले नियम बता दिया और फिर बाद में उदाहरण दिए जाते हैं उनको। तो साथियों ऐसा जिस विधि में किया जाता है वो विधि एक तो निगमन विधि है, लेकिन निगमन विधि यहाँ पर विकल्प में नहीं दे रखी है। तो निगमन नहीं हो तो सूत्र विधि को फिर आपको सही करना है। सूत्र विधि भी ऑप्शन में नहीं होती तो पाठ्य पुस्तक को सही करना था। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें क्रम में होती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। यहाँ थर्ड विकल्प सही रहेगा साथियों। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8, व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में और पाठ्य पुस्तक विधि में। देखो स्वतंत्र रूप से मतलब अलग से। तो आगमन विधि में भी अलग से व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, निगमन विधि में भी अलग से व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, पाठ्य पुस्तक विधि में भी आप व्याकरण की शिक्षा अलग से दे सकते हो। लेकिन भाषा संसर्ग विधि में ऐसा नहीं होता है, बल्कि बच्चों को साथ साथ जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसी के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, ना कि अलग से। अतः आपके जो 8वां प्रश्न है साथियों इसमें प्रथम विकल्प आपके सही रहेगा। व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि में स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। यहाँ प्रथम विकल्प आपके सही है 8वें में। तो आपके प्रश्न नंबर 9, सैनिक विधि का सूत्रपात निम्न में से किस देश में हुआ है? भारत में, चीन में, अमेरिका में और जापान में। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, चीन जापान में तो लगभग आपने जो विधियाँ पढ़ी होगी तो चीन जापान का नाम तो नहीं पढ़ा होगा विधियों में, तो आपको यहाँ पर तो जाना ही नहीं था। अब आपके पास भारत और अमेरिका, क्योंकि आपने विधियों में अमेरिका का भी बहुत नाम सुना होगा साथियों, तो भारत या अमेरिका दोनों में से एक आपका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 9 में। बताइए कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों जो सैनिक विधि है इसका सूत्रपात किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। विकल्प आपके जो तीसरा है यही आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बता कर जाइएगा साथियों। आपके प्रश्न नंबर 10 है, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? पाठ्यक्रम पर, छात्र की अनुक्रिया पर, शिक्षक की अनुक्रिया पर और पाठ्यक्रम व शिक्षक अनुक्रिया दोनों, मतलब दोनों की अनुक्रिया पर। तो देखो प्रश्न संख्या 10 में आपको सही आंसर देना है, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो साथियों राइट आंसर देख लेते हैं। प्रश्न सीधा सा डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना
जिसमें बालक खुद अधिगम का अनुभव करता है, मतलब खुद करके सीखता है, खुद करके सीख रहा है, और अध्यापक का कार्य पर्यवेक्षण करने का या उसका बालक का अवलोकन करने का होता है साथियों, कि बालक वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि मार्ग से भटक रहा है और जिस चीज़ के लिए हम बच्चों को क्रिया करवा रहे हैं वो नहीं कर रहा है। तो साथियों इस प्रकार का जो अधिगम होता है वो छात्र की अनुक्रिया पर बल देता है, अतः अधिगम अनुभव केंद्रित जो इकाई योजना है इसमें छात्र की अनुक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो आपके 11वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन और डिक्टाफोन। उच्चारण शुद्धता के लिए मतलब अगर कोई बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसके उच्चारण को सुधारने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 11 में आपको सही उत्तर देना है। तो बताओ 11वें प्रश्न में कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। देखो OHP का प्रयोग, तो OHP क्या होता है, सिरो प्रक्षेपी यंत्र। छोटी जो चीज़ें होती है उनको बड़े आकार में दिखाने के लिए OHP का प्रयोग करते हैं। डिक्टाफोन और ग्रामोफोन का प्रयोग भी उच्चारण शुद्धता के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जो लिंग्वाफोन होता है साथियों इसका प्रयोग उच्चारण शुद्धता के लिए किया जाता है, लिंग्वाफोन का प्रयोग। विकल्प आपके जो 2 है प्रश्न नंबर 11 में, यही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। साथियों 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। भाषा संसर्ग विधि, अनुकरणात्मक विधि, निगमन विधि और आगमन विधि। तो यहाँ पर आपको 12वें प्रश्न में आंसर देना है कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। व्याकरण शिक्षण के लिए आपको ऐसी कौन सी विधि उपयुक्त नहीं लग रही है इन दिए गए विकल्पों में से। तो प्रश्न नंबर 12 में साथियों देखो, आगमन विधि से भी व्याकरण का शिक्षण कराया जाता है और निगमन विधि से भी व्याकरण का शिक्षण कराया जाता है। भाषा संसर्ग विधि से डायरेक्टली अलग से तो व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता है, लेकिन व्याकरण बच्चों को पाठ के साथ ही सिखाया जाता है। तो आप इससे भी बच्चों को व्याकरण का ज्ञान करा सकते हो, बस उसमें क्रमबद्धता का अभाव होता है। लेकिन जो अनुकरणात्मक विधि है साथियों, ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 2 है 12वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 13वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक किसको माना जाता है। गोपाल कृष्ण भंडारकर के द्वारा द्विभाषी पद्धति दी थी, CJ डॉटसन ने द्विभाषी पद्धति का प्रतिपादन किया था, वॉटसन ने ऐसा किया था, या रूसो ने ऐसा किया था। तो 13वें प्रश्न में राइट आंसर देना है द्विभाषी, मतलब 2 भाषाओं की बात की जा रही है साथियों। द्विभाषी पद्धति के जो प्रवर्तक है वाटसन, रूसो तो नहीं है। तीसरा चौथा विकल्प तो आप यहाँ से हटा दीजिए। आपके पास एक तो पहला विकल्प बचा है और एक आपके पास दूसरा विकल्प बचा है, इनमें से एक आपका आंसर होगा। तो जल्दी बताइए राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों। व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर ने दी थी और द्विभाषी पद्धति CJ डॉटसन के द्वारा दी गई थी, मतलब दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। आपके 14वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो 14वें प्रश्न को, निम्न में से किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है। अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान अनुध्वनि विधि का प्रयोग किया जाता है, अक्षर बोध विधि का प्रयोग किया जाता है, तीसरा विकल्प है रसास्वादन विधि का प्रयोग किया जाता है, और चौथा विकल्प है कहानी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो एक विकल्प तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ निकाल सकते हो, कौन सा, कहानी विधि वाला। क्यों, क्योंकि कविता शिक्षण आपके पद्य में आता है और कहानी आपके गद्य में आती है, तो ये तो किसी भी प्रकार से आपका आंसर हो ही नहीं सकता। 3 विकल्प बचे आपके, अनुध्वनि, अक्षरबोध और रसास्वादन। साथियों जब हम बच्चों को कविता का शिक्षण करवाते हैं, कविता मतलब पद्य शिक्षण, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को रसानुभूति और भावानुभूति प्रदान करना। अतः कविता शिक्षण के दौरान अधिकतर रसास्वादन विधि का प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो 14वें प्रश्न में आपके जो तीसरा विकल्प है रसास्वादन विधि वाला, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। 15वां प्रश्न ये देखो, भोलेनाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है। समवाय विधि को कहा है साथियों, सूत्र विधि को कहा है, व्याख्यान विधि को कहा है, या व्यतिरेकी विधि को कहा है। तो डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के द्वारा
द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि यहाँ पर कौन सी विधि को कहा गया है? आपको 15वें प्रश्न में सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर व्याख्यान तो नहीं होगा, ना ही सूत्र विधि होगा साथियों, समवाय या व्यतिरेकी विधि। तो भोलेनाथ तिवारी के अनुसार जो द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है वो आपके व्यतिरेकी विधि है। कौन सी विधि है? व्यतिरेकी विधि है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 व्यतिरेकी विधि इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 16 है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगमित पद नहीं है। परिगणित नहीं, परिगमित लिखा था मैंने यहाँ पर। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो हर्बर्ट ने एक पाठ योजना के निर्माण हेतु एक विधि दी थी, हर्बर्ट की पंचपदी नाम से उसको जाना जाता है साथियों। इस विधि में देखो, इस विधि का मूल रूप से निर्माण J.F. हर्बर्ट के द्वारा किया गया था, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे और इन 4 सिद्धांतों के आधार पर इनके जो शिष्य थे, जिलर, राइन, हर्बर्ट स्पेंसर, इन तीनों ने क्या किया, 5 भागों में उन 4 सिद्धांतों को बांट दिया साथियों। तो उसमें प्रस्तावना भी था, प्रस्तुतिकरण भी था, उद्देश्य भी था, लेकिन उसमें मूल्यांकन जैसा कोई भी पद इन्होंने नहीं रखा था। अतः जो चौथा विकल्प है यही आपका 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 को। आपके प्रश्न नंबर 17 है, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है और मुदालियर आयोग के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 का आंसर बताओ। कथन याद है तो बता दीजिए, नहीं याद है तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। और मेन एग्जाम में आप तुक्का नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुक्का लगाने में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। 1/3 नंबर आपके सही से में जो सही नंबर है रहेंगे वहाँ से काट लिया जाएगा अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो अधूरी पढ़ाई की निशानी है हस्तलिपि का खराब होना, ऐसा जिसका कहना था वो थे महात्मा गांधी। दूसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन कहा गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। आपके 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र। विकल्प है, पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, अनावश्यक जगह घेरते हैं, संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं और परंपरा का निर्वाह करते हैं। तो देखो, जो पाठ्य पुस्तक में चित्र दे रखे होते हैं वो अनावश्यक जगह तो नहीं घेरते हैं। अनावश्यक जगह घेरने के लिए तो उनको नहीं रखा जाता है, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। परंपरा का निर्वाह करते हैं। परंपरा का निर्वाह मतलब कि भाई पहले भी तो पाठ्य पुस्तकों में चित्र थे, तो अब हम भी चित्र दे रहे हैं क्या, इसीलिए चित्र दिए जाते हैं? जी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। पहला या तीसरा साथियों, पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र नहीं दिए जाते हैं, बल्कि संकल्पना का स्पष्टीकरण करने के लिए पाठ्य पुस्तक में बीच बीच में चित्र दिए जाते हैं, क्योंकि चित्र से चीज़ें मूर्त रूप में हमारे मस्तिष्क में बस जाती है, हमारे मस्तिष्क को समझ में आ जाती है। तो विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? विकल्प देखिएगा। पहला विकल्प है आपके उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, छात्र केंद्रीयता का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत और संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत। स्टार कर लो क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। यहाँ पर शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है। जो हम शिक्षण साधनों का चयन करते हैं उसमें मार्गदर्शन का कार्य इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं करता है? तो उद्देश्य पूर्ति की जो सिद्धांत उद्देश्य पूर्ति का जो सिद्धांत होता है, इसमें ये देखा जाता है कि हम जिन साधनों का चयन कर रहे हैं क्या इनसे उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगी, तो बिल्कुल ये तो मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। छात्र केंद्रितता का सिद्धांत कि जो हम साधनों का चयन कर रहे हैं क्या वो छात्र केंद्रित है, वो साधन छात्र केंद्रित है, क्या छात्र उसमें एक्टिव रहेंगे, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत साथियों, ऐसा कोई सिद्धांत यहाँ पर साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं होता है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 19 में, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। एडगर डेल के द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया,
किलपेट्रिक के द्वारा दिया गया या जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया। तो अनुभव शंकु कौन ऑफ एक्सपीरियंस भी जिसको कहा जाता है साथियों, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये एडगर डेल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एडगर डेल के लिए। विकल्प 1 आपके 20वें प्रश्न में सही है। इन्होंने अपने इस अनुभव शंकु में ये चीज़ें बताई है कि बच्चों को अगर हम एक इंद्रिय काम कर रही है तो कितना प्रतिशत वो सीखेगा, 2 इंद्रिय काम कर रही है तो कितना प्रतिशत याद रखेगा, क्रिया कर रहा है इंद्रियों 2 इंद्रियों के साथ में क्रिया भी कर रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव ले रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने अनुभव शंकों में बता रखी है। तो अतः विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21वां प्रश्न है, देखो और कहो विधि से सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है आपको ये बताना है साथियों। विकल्प है आपके सामने, शब्द पठन सीखा जाता है, वाक्य पठन सीखा जाता है, रचना पठन सीखा जाता है या लेखन पठन सीखा जाता है। तो देखो और कहो मतलब देख करके आपको कहना है, बोलना है साथियों। ऐसा जिस विधि में किया जाता है, जिस विधि में ऐसी चीज सीखी जाती है वो है शब्द पठन। क्या सीखा जाता है? शब्द पठन। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ पर बच्चों को चित्र बताए जाते हैं। जैसे कमल का चित्र बच्चों के सामने है, अब उसके नीचे यहाँ पर कमल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कमल। तो बच्चों से कोई चित्र दिखाया जाता है कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा कहेगा कमल, और नीचे उससे पढ़वाया जाता है। तो ये क्या क्या सीखा? क्या वो वाक्य सीखा, लिखना सीखा या रचना करना सीखा? जी नहीं, वो शब्दों को पठन करना सीख रहा है। तथा 21वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प ही बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वां प्रश्न देखेंगे, गतिशील चित्रों अथवा दृश्यों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न रिपीट है, पिछले कुछ टेस्टों में शायद मैंने इस प्रश्न को पूछा था। पिछले कोई सा एक टेस्ट था, प्रोजेक्टर द्वारा, टेप रिकॉर्डर द्वारा, वीसीआर द्वारा और कंप्यूटर द्वारा। वहाँ पर भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, जो गतिशील चित्र मतलब जो चलते हुए चित्र होते हैं साथियों, उनको वीसीआर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो 23वां प्रश्न है, नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता होती है, आदर्श वाचन में होती है, अनुकरण वाचन में होती है, सामूहिक वाचन में होती है और मौन वाचन में होती है। तो देखो, आदर्श वाचन तो अध्यापक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा। उसमें नेत्र सर्वाधिक सक्रिय नहीं होते हैं, बल्कि हम उन चीज़ों को सुनते हैं साथियों। तो उसमें तो हमारे जो कान होते हैं, हमारे जो कर्ण हैं साथियों सुनने के लिए, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अतः आदर्श वाचन तो आपका आंसर नहीं होगा। अनुकरण वाचन में हम चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इसमें भी नेत्र सर्वाधिक सक्रिय नहीं रहेंगे। सामूहिक वाचन और मौन वाचन, इसका जो सही उत्तर है, जो मौन वाचन हम करते हैं मन ही मन में बिना बोले साथियों, तो साथियों उसमें सबसे ज़्यादा नेत्रों की सक्रियता होती है। अतः विकल्प नंबर आपका 4 सही है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं शिक्षण विधियों का, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपके 25 ही प्रश्न हैं शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज में। शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों का मनोरंजन करना, छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, निकट के वातावरण का अध्ययन करना और अवकाश का सदुपयोग करना। पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम बच्चों को पर्यटन पे क्यों ले जाते हैं? तो बताओ प्रश्न नंबर 24 में कौन सा विकल्प आपका सही है? मनोरंजन करने के लिए ले जाते हैं? जी नहीं, पूर्ण रूप से गलत आंसर है। छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, बिल्कुल सटीक आंसर है साथियों। निकट के वातावरण का अध्ययन करना हो सकता है। अवकाश का सदुपयोग करना, ये भी आपका आंसर नहीं हो बैठेगा। तो ज़्यादा सटीक तो मुझे दूसरा ही लग रहा है, और जी हाँ, बिल्कुल दूसरा ही विकल्प आपके ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, इसका सेकंड विकल्प छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए बच्चों को पर्यटन पर ले जाते हैं, और यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आए तो आप बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा, और इसके पहले के जो 29 टेस्ट है वो आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे साथियों। प्लेलिस्ट मैंने लगा दी है, उस पर टच करके पिछले 29 टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। तो अंतिम और 25वां प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का अंतिम सोपान है आंकड़ों या तथ्यों का संकलन, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना का निर्माण और मूल्यांकन करना। भाई सबसे पहले परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, तो अंतिम तो ये हो ही नहीं सकता, तो तीसरे को तो आप गलत कर दीजिएगा। अब आपके सामने 3 विकल्प है। आंकड़ों या तथ्यों का संकलन भी शुरुआत में कर लिया जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। निष्कर्ष भी इसमें निकाला जाता है साथियों, और मूल्यांकन सबसे अंत में किया जाता है। अतः जो समस्या समाधान विधि है, इसका अंतिम सोपान क्या है? मूल्यांकन करना। विकल्प आपके 4 सही है प्रश्न नंबर 25 में। यह आपके टीचिंग मेथड का टेस्ट नंबर 30 पूरा हुआ।
जल्द मिलते हैं 31वें टेस्ट में। पूरे 100 टेस्ट आपको कराने वाला हूँ साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।